पूरा परिवार अब टूट जाता है और कुछ ही दिनों में उमंग को डिस्चार्ज दिया जाता है। फिर घर आने के बाद, अरे क्या हुआ है? तुम सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे उल्टा तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। पापा जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि आप अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। क्या? फिर सागर उमंग को पूरी बात बताता है। देखो, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। फर्क बस इतनी सी बात का है कि मैं थोड़ा जल्दी मरूंगा और वो भी तुम सबको पता होगा। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो मुझे बचा लेगा। कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपके लिए हर रोज भगवान के सामने प्रार्थना करूंगी। उनको आपको बचाना ही होगा। हाँ पापा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। खैर, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है उसका सामना तो करना ही होगा ना। और मैं अपने जीवन के आखिरी बचे हुए दिन खुशी से बिताना चाहता हूँ और सबको एक साथ देखना चाहता हूँ। मतलब ये है कि रोहित और जानवी को भी यहाँ रहने बुला लो। अगर नसीब में रहा तो मैं अपने पोते या पोतियों को देख पाऊंगा। मैं बस ये घर भरा हुआ चाहता हूँ और अब यही मेरी आखिरी ख्वाहिश मानकर चलो। ठीक है पापा, मैं खुद जाऊंगा उन दोनों से बात करने। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर सागर रोहित को जाकर सब कुछ बताता है और उमंग के बारे में ये सब जानकर उन दोनों को भी काफी हैरानी होती है। ओ गॉड, ये नहीं होना चाहिए था। गॉड जी, आप प्लीज मेरे पापा जी को कुछ भी मत होने दीजिएगा। बेचारे पापा जी, आई जस्ट होप कि वो अपने पोता या पोती को देखकर ही जाए। बेचारा मेरा होने वाला बच्चा अपने दादाजी का प्यार मिस कर देगा। सो सैड रोहित। अरे शुभ शुभ बोलो जानवी। ये बोलो कि पापा को कुछ भी नहीं होगा। अरे डॉक्टर ने कहा है कि पापा ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कोई गारंटी नहीं दी है। सॉरी रोहित, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम दोनों साथ मिलकर उनके लिए प्रे भी करेंगे। वैसे जानवी, आज सागर भैया आए थे और उन्होंने कहा कि... अरे क्या कहा उन्होंने? अब बोलो भी। फिर रोहित जानवी को सब बताता है। क्या? नो वे रोहित, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मुझे वहां जाकर झगड़े और ताने सहन नहीं करना। अरे इन सब बातों का मुझ पर और मेरे बच्चे पर असर हो सकता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं आने वाली। मैं समझ सकता हूँ जानवी, लेकिन तुम भी तो समझो ना, पापा अभी बीमार है और ऐसे में घर में लड़ाई कौन करेगा? देखो, मेरे पापा की आखिरी इच्छा है ये। अरे जब तुम्हारी माँ ने भी मुझे यहाँ आकर रहने के लिए कहा था, तब मैं भी यहाँ पर आ ही गया ना। और वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और अब तुम्हारी बारी है जानवी, तुम्हें भी वहां पर मेरे और मेरे पापा के लिए चलना ही होगा। ओफो रोहित, क्यों जिद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मत आओ तुम। देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। अरे आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैं घर जमाई भी बन गया। और तुम्हें देखो, एक इंसान वहां पर अपनी आखिरी ख्वाहिश कर रहा है और तुम हो कि यहाँ से निकलना नहीं चाहती। अरे ऐसा नहीं है बाबा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आऊंगी तुम्हारे साथ वहां पर। अब तो खुश हो ना? बेमन ही सही। और जानवी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब फिर से पूरा परिवार एक ही छत के नीचे आ जाता है और घर के सभी लोग उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। अरे ये क्या है भाभी, आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, लेकिन आप हो कि बाथरूम के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अंदर जाकर सो गई थी क्या आप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो जानवी? मैं अंदर जाकर क्या सोने वाली थी क्या? और बाथरूम गए मुझे तो बस 5 मिनट ही हुए हैं, तो तुम 5 मिनट भी सब्र नहीं कर सकती क्या? और ये बात करने का क्या तरीका है? बगल के कमरे में ही पापा जी सो रहे हैं और तुम हो कि इतनी तेज आवाज में बात कर रही हो। थोड़ा तो लिहाज रखो ना। हाँ हाँ,
अब हो जाओ शुरू आप। आपकी तो पुरानी आदत ही है। मुझ पर चिल्लाए बगैर आपके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलेगी? क्यों, सही कहा ना मैंने? हे भगवान, तुम्हें तो बस दो बातें बोलने की देरी है। तुम तो उसका इतना बतंगड़ बनाती हो कि पूछो ही मत। अरे बात का बतंगड़ तो आप बनाती हो भाभी, मैं नहीं। अरे शांत हो जाओ। जंगली बिल्लियों की तरह वापस लड़ना शुरू हो गई तुम दोनों। सुधरोगी नहीं जल्दी। अरे तुम दोनों के ससुर जी वहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बाथरूम जैसी फालतू बातों पर लड़ रही हो। लानत है तुम दोनों पर। माफ कर दीजिए माँ जी। देखो बहुओं, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, घर में जितनी शांति बनी रहेगी उतना ही अच्छा होगा। और जानवी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए हम पर रहम कर और कुछ दिनों के लिए सबके साथ अच्छी तरह से पेश आ। तुम्हारे कारण मेरे पति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसे हाथ मत छोड़िए, और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अब पक्का कोई लड़ाई नहीं करूंगी। पापा जी और रोहित के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। चलो शुक्र है, और अब यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो तू कह रही है ना, उस बात पर खरी भी उतरे। जी माँ जी, बिल्कुल उतरूंगी। अब जानवी नाटक के तौर पर ही सही, लेकिन सबके साथ अच्छी तरह से पेश आने लगती है। अरे भाभी आइए ना यहाँ पर, ये फ्रूट्स हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे नहीं जानवी, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन खा लो तुम। ओफो भाभी, मेरी माँ कहती है कि 5वें महीने में ये फ्रूट्स खाने से सेहत और भी अच्छी होती है। और आपको पता है, ये सारे फ्रूट्स बाहर से आए हैं और एकदम तरोताजा है। ठीक है जानवी, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं खा लेती हूँ। फिर वो दोनों साथ में फ्रूट्स खाती है और ये सब देखकर उमंग और प्रतिभा को बहुत खुशी मिलती है। आज तक तो मैंने अपनी दोनों बहुओं को लड़ते ही देखा है, लेकिन आज तो ये दोनों एक साथ प्यार से फल खा रही है, और ये दृश्य देखकर तो मैं धन्य हो गया। और क्या चाहिए मुझे जाते जाते? बस अपने परिवार को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। काश ये सब एक सच होता, लेकिन मैं आपको क्या ही बोलूं उमंग जी, ये सब इस जानवी का नाटक है। वो तो बस मेरे कहने पर अच्छी बनने का नाटक कर रही है, और वो भी केवल आपकी खुशी के लिए। फिर एक दिन जब सरोज जानवी के ससुराल आती है, तभी, अरे जानवी बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा, आज हमारे घर पर पार्टी है। भूल गई क्या तू? अरे नहीं माँ, याद है मुझे, लेकिन मुझे माँ जी ने पार्टी में जाने से मना किया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि घर पर पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। हे भगवान, अरे उसमें क्या होता है संदन जी? और ये आपने क्या कहा है मेरी बेटी से? हमारी कंपनी की 50वीं सालगिरह है और उसी की खुशी में घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई है, और उस पार्टी में जानवी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो। लेकिन समदन जी, उमंग जी की हालत तो आप देख ही रही हो ना। उन्हें इस वक्त अपने परिवार की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तो दवाइयाँ भी वो काम नहीं कर पाती जो काम अपनापन कर देता है। अरे माना कि उन्हें सब एक साथ चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जानवी पूरे 24 घंटे समधी जी के इर्द गिर्द ही मंडराती रहे। बाहर निकलकर वो अपने बाकी के काम भी तो कर ही सकती है ना। लेकिन समदन जी, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर सरोज जानवी को अपने साथ लेकर जाती है और वो उससे कहती है, अरे ये सब क्या था जानवी? तुझे देखकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब के साथ रह रहकर तू भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी बनती जा रही है। अरे वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। उनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। अरे इतनी भी अच्छी मत बन, वरना वो लोग तुझे अपनी उंगलियों पर नचवाएंगे। पर माँ। पर वर कुछ नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ ही तुझे सच्चाई का आईना दिखा सकती है। इसलिए कह रही हूँ, मेरा कहा मान ले। और तू ये जो सबके साथ अच्छे से पेश आने का नाटक कर रही है,
इस नाटक को नाटक ही रहने दे, कभी भी इसे सच्चाई में मत बदलना, समझी कि नहीं? हाँ माँ, समझ गई मैं। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे तुम यहाँ पर हो जानवी, और मुझे लगा कि तुम छत पर रहोगी। वैसे आज हमारे घर पर साड़ी वाले काका आ रहे हैं। उन्होंने नया माल लाया है, तो वही लेकर आ रहे हैं घर पर। अब हम दोनों की गोद भराई है ना, तो दोनों साथ मिलकर एकदम सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदेंगे। ओ हेलो, ये काका वाका की साड़ियाँ मैं नहीं पहनने वाली, और ये मेरी गोद भराई है, रोज रोज थोड़ी ना होने वाली है। इसीलिए मैं तो मस्त डिजाइनर कपड़े ही पहनूंगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। माना कि तुम्हारे पास पैसों की कमी रहती है, इसीलिए तुम वैसे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ना, इसीलिए मैं तो इस फंक्शन में एकदम सुंदर सा ड्रेस खरीदूंगी। खैर, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि तुम तो बस अच्छी बनने का नाटक कर रही हो, बाकी हो तो तुम पहली वाली ही जानवी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो हमेशा से ही सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, लेकिन आज तक मुझे समझकर किसी ने नहीं लिया, क्योंकि अगर आप लोग मुझे समझ कर लेते तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। जाने दो जानवी, इस विषय पर बात करने से कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी भले ही अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन उमंग की गैर मौजूदगी में वो फिर से अपने असली रूप में आ ही जाती है। माँ, एक खुश खबर है। क्या हुआ बेटा? कौन सी खुश खबर है? मैं अभी अभी डॉक्टर से मिलते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और पहले जहाँ उनकी बचने की उम्मीद एकदम ना के बराबर थी, अब वो उम्मीद बढ़ चुकी है। हाँ माँ, अब पापा ठीक हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। अब हम सब साथ आए हैं ना, तो पूरे परिवार का प्यार देखकर ही पापा जी ठीक हुए हैं, और जिस तरह से वो रिकवर हुए हैं वो देखकर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। देखना आप सब। तेरे मुंह में घी शक्कर सुमन। फिर 7वें महीने में दोनों बहुओं की गोद भराई होती है, जिसमें उमंग बहुत खुश होता है, और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। और 9वें महीने के दौरान एक रात अचानक से सहेलियों के कहने पर जानवी क्लब में पार्टी करने चली जाती है। वाह यार, क्या मजा आ रहा है। ये सब किए तो मुझे कितने महीने हो चुके हैं। सच में ये पार्टी एंड ऑल तो मैंने बहुत मिस किया। अरे लेकिन जानवी, वो क्या पागल हो गई है क्या? अब तेरा 9वां महीना चल रहा है, तो तू इस तरह से उछल उछल कर क्यों नाच रही है? अरे तू टेंशन मत ले यार। और वैसे भी नाचने से बच्चे की सेहत पर कोई असर थोड़ी ना होता है। अरे पर जानवी, हे भगवान, ये लड़की तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब जानवी नाचते नाचते अचानक से गिर जाती है, और उसके पेट में बेहिसाब दर्द होने के कारण उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्या कहा? हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ जानवी, सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित। अरे लेकिन क्यों गई थी तुम उस क्लब में नाचने के लिए? अरे 1-2 महीनों तक रुक जाती तो कौन सी आफत आ जाती। और ये सब तेरी लापरवाही के कारण ही हुआ है जानवी। अब जानवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और इस हादसे के 1 हफ्ते के बाद सुमन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और तभी जानवी और रोहित तो बहुत दुखी है, और उन्हें इस दर्द से गुजरते हुए देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सुमन, एक काम करो सागर, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाओ और जानवी को अंदर मेरे पास भेजो। पर सुमन, अरे मैंने कहा ना उसे भेज दो अंदर, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर सागर जानवी को हॉस्पिटल रूम के अंदर भेज देता है, और तभी सुमन अपने बेटे को जानवी के हाथ में रखती है। ये तो बहुत ही प्यारा है भाभी, और आप बहुत खुश नसीब हो जो आपने इतने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है।
बस एक मेरे ही नसीब में माँ बनना नहीं लिखा। अब ये तुमसे किसने कहा जानवी? मेरे साथ तुम भी माँ बन गई हो। क्या? हाँ जानवी, अरे ये बेटा सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हम दोनों का है। अगर मैं इसकी देवकी मैया हूँ तो तुम इसकी यशोदा मैया हो। सच भाभी? हाँ हाँ सच। और जानवी, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें पूरी गलती तुम्हारी ही है। अरे हमेशा से ही तुमने अपने पैसों पर घमंड किया। तुम्हारा स्वभाव भी कितना गलत था। अरे तुमने तो हमेशा हर किसी को खुद से कम ही समझा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना जानवी, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। और वो अगर अपने साथ कुछ लेकर जाता है तो वो है उसके कर्म। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। और तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। लेकिन अब भी समय गुजरा नहीं है। तुम अब भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकती हो जानवी, वो भी अपनी गलतियों को सुधार कर। मैं जानती हूँ कि इस जानवी में भी एक दिल है जो बहुत साफ है, बस जबान से थोड़ी सी तीखी है, बाकी दिल में एकदम मिठास भरी है। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम बस अच्छे कर्म करो। और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कारण कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। और यही इंसान की सबसे बड़ी पूजा होती है। शुक्रिया भाभी, आज आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपनी संतान नहीं है। जिस पैसे पर मैं इतना उड़ती थी, आज वो पैसा भी मुझे मेरी खोई हुई संतान लौटा नहीं सकता। और आज इसी हादसे से मुझे एहसास हो चुका है कि जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके कर्म और आपका स्वभाव ही मायने रखता है। और अगर आपके कर्म ही बुरे रहे तो उनका परिणाम भी बुरा ही रहेगा। हाँ जानवी, सही कहा तुमने। इसलिए मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी। और मुझे इसकी माँ बनाने के लिए धन्यवाद भाभी। हम दोनों मिलकर इसे बहुत प्यार से पालेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती भाभी कि आपकी ये बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और इस तरह से अंत में जानवी एक नई शुरुआत करके सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। और अगले कुछ ही महीनों बाद उमंग भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। और फिर पूरा परिवार साथ में खुशी से रहता है। एक दिन पिंकी अपना सारा काम खत्म करके निकल ही रही होती है कि तभी, अरे पागल औरत, कहाँ चली तू इतनी जल्दी? रोज तो तू 7:30 या 8 बजे तक जाती है, तो तू आज 6:30 बजे क्यों निकल रही है? अरे बड़ी मैडम, मैंने सारा काम कर दिया है, इसीलिए निकल रही हूँ मैं। छोटी मैडम ने भी मुझे जाने के लिए बोल दिया। नहीं नहीं, इस घर में तेरी छोटी मैडम की नहीं, मेरी चलती है, और तू कहीं नहीं जाएगी। अरे बड़ी मैडम, ऐसा मत करो ना। कल मेरी एग्जाम है और मुझे उसी की पढ़ाई करनी है, इसीलिए तो मैं सारा काम जल्दी खत्म की है आज। अब मेरे को जाने दो ना। चुप रहे, बढ़िया है एग्जाम देने वाली, बेवकूफ कही की। अरे क्या माँ जी, आप भी जाने दीजिए ना पिंकी को, कल इसकी एग्जाम है। एक बार कहा ना नहीं जाएगी ये। आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो उनके लिए खास पकवान बनाने होंगे, और उसे बनाने का काम ये पिंकी ही करेगी। लेकिन बड़ी मैडम। अरे माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अगर पिंकी ठीक से नहीं पढ़ेगी तो कल एग्जाम में क्या लिखेगी? वही तो। देख मीरा, तू इसकी तरफदारी मत कर, वरना तेरे गाल लाल कर दूंगी मैं। और ये इस घर में काम करने आती है, और इसका निकलने का टाइम 7:30 से 8 बजे तक रहता है, इसीलिए ये तभी जाएगी। चल अब रसोई में जा तू। जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहो तो मैं बना देती हूँ सारे पकवान, लेकिन प्लीज इसे जाने दीजिए। एक बार नहीं कहा ना मैंने। चल तू जाकर सारे मसाले पीस, और सारा खाना ये पिंकी ही बनाएगी। अब पिंकी को ना चाहकर भी रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है। उतने में वहां पर मीरा आ जाती है। अरे पिंकी, माची बाहर गई है, और वो लगभग आधे घंटे के बाद ही आएगी। तब तक तो पढ़ाई कर ले, और मैं तब तक सारे पकवान बना लेती हूँ। लेकिन मैडम, आप काय को इतनी दिक्कत ले रही हो?
मैं कर देगी ना काम। नहीं पिंकी, जितना कहा है उतना ही कर। चुपचाप एक कोना पकड़ के पढ़ाई करती बैठ। कल एग्जाम है तेरी। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। अरे वो थैंक यू वेरी मच होता है पगली। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, मेरा मतलब सॉरी। मेरी इंग्लिश अभी थोड़ी कच्ची पक्की है ना, लेकिन ये भी एक दिन एकदम मस्त बन जाएगी और मैं भी एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलेगी। वो सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश आए या ना आए ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कितना ज्ञान है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही सब कुछ है और बाकी भाषा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैडम, ये बात भी आपने एकदम सही कही। अच्छा चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और पूरे मन से पढ़ाई कर। फिर पिंकी रसोई में बैठकर ही पढ़ाई करने लगती है और वो घर जाकर घर के सारे काम निपटा कर देर रात तक पढ़ाई करती है, जिस कारण अगले दिन एग्जाम लिखते समय उसे बहुत नींद आती है। तो फिर कैसा रहा आज का पेपर? पूछो ही मत है, मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है। अरे बाप रे, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ पिंकी, उन्हें घर जाकर ठीक से पढ़ाई तो की थी ना? हाँ मैडम, बहुत पढ़ाई की थी मैंने। रात के 1:30-2 बजे तक जाग रही थी मैं, जिस कारण सुबह सुबह मेरे को पेपर लिखते समय भयंकर नींद आ रही थी। मेरे को तो ठीक से कुछ याद ही नहीं है कि मैंने पेपर में क्या लिखेला है। ऊपर से मैंने आखिरी सवाल भी छोड़ दिया। हे भगवान, अरे रात को जागकर पढ़ने से अच्छा तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेती ना। खैर कोई बात नहीं पिंकी, ये तुम्हारी पहली एग्जाम थी, इसीलिए हम समझ सकते हैं और गलतियों से ही तो तुम सीखोगी। लेकिन घबराकर हार मत मानना और हमेशा पढ़ते रहना। हाँ है, समझ गई मैं। ये सब तनुजा चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में जब पिंकी हॉल में झाड़ू मार रही होती है तभी, और पिंकी कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? मैंने सुना कि तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। हाँ ना बड़ी मैडम, मेरी नींद ही नहीं हुई थी कल, इसीलिए आधे टाइम तो मैं पेपर में सोच रही थी। अरे रे रे रे, देख पिंकी, तुझे एक बात बताती हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि ये जो तू कुछ भी कर रही है ना, ये तेरे किसी काम नहीं आने वाला। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बड़ी मैडम। अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि पढ़ लिख कर तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तेरी उम्र भी हो चुकी है, तुझे अपनी पढ़ाई करते करते कई साल बीत जाएंगे, जिसके बाद तुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, अब ये तो राम ही जाने। क्या? हाँ पिंकी, और तो और अभी तो तेरी पढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे तू आगे की क्लास में जाती रहेगी वैसे वैसे तेरी पढ़ाई और भी मुश्किल होती जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब तेरी बस की बात नहीं है और इसे अभी बंद कर दे। लेकिन मैडम, उतने में वहां पर मीरा आ जाती है। अरे माँ जी, आप इसे इतना क्यों डरा रही हो? और पिंकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल मत घबरा। अरे मैं उसे कोई डरा नहीं रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। अरे आपने खुद ने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो आपको कैसे पता कि आगे जाकर पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी? देख पिंकी, सब कुछ आसान होगा, बस तू हार मत मानना और अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करना, समझी कि नहीं? ओ छोटी मैडम, इस मीरा की तो ऐसी की तैसी, नालायक कही की। इसके और अहम के कारण ही ये सारा सियप्पा हो रहा है। मन तो करता है कि दोनों को एक जगह बांधकर दे दनादन मारो, इनकी वजह से तो मेरा खून खोलता है। ऐसे ही एक रोज सफाई करते समय पिंकी पाड़े बोलकर उसे याद कर रही होती है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अरे पिंकी, तुझे इस तरह पाड़े बोलते हुए देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पता नहीं तू कितना पढ़ पाएगी। अरे कुछ नहीं पड़ेगी ये, बस थोड़े दिन और, उसके बाद अपने आप ये हार मान जाएगी। हाँ माँ, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन इस बार पिंकी घबराने की जगह उन दोनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना
आप दोनों के सामने ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके दिखाएगी। दिन गुजरते जाते हैं और अब पिंकी के लिए सब कुछ एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होता जाता है, जिस कारण एक रोज काम करते वक्त वो बेहोश हो जाती है और अहम उसे उठाकर कमरे में सुलाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अहम, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या हुआ पिंकी? तुझे अचानक से चक्कर क्यों आया? तूने सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? या किसी बात की चिंता सता रही है? पता नहीं मैडम, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है। कभी ये काम बिगड़ जाता है तो कभी वो काम बिगड़ जाता है, और इन सब का असर मेरी तबीयत पर पड़ रहा है। हे भगवान! रोज रात के 2 बज जाते हैं सोने को, और फिर सुबह 6 बजे भी तो उठना पड़ता है। इसके बाद 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलता मेरे को। लेकिन तुम इतनी रात तक क्यों जागती हो पिंकी? मैं पढ़ाई करती हुए हूँ। यहाँ से 8 बजे निकलती हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 8:30 बज जाते हैं। फिर घर के काम खत्म करते करते 10:30 से 11 बज जाते हैं, जिसके बाद मैं रोज 2 से 3 घंटे तक पढ़ती है। अब क्या करूं? दिन भर तो मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है पिंकी, तो तेरी सारी दुविधा का कारण नींद है। एक काम कर, तू एक टाइम टेबल फॉलो कर। मतलब? इसका मतलब ये है कि भाभी और मैं तुम्हें समय का नियोजन करके देंगे। फिर तुम उसी प्रकार से अपना काम करना, जिसके चलते तुम्हारे सारे काम समय से हो जाएंगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अरे वाह, फिर ठीक है। फिर रहम और मीरा मिलकर पिंकी के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ लिखा है इसमें। अब इस टाइम टेबल के जरिए ना तो तुम्हें स्कूल से यहाँ आने में देरी होगी, ना ही तेरे कोई काम बिगड़ेंगे, और ना ही तेरी नींद अधूरी रहेगी। एकदम बराबर। और पिंकी, रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुम दिन में चाहे कितना भी सो लो, पर रात में देर तक जागने से कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अब से तुम यहाँ काम पर भी पढ़ाई कर लेना। हाँ पिंकी, जब जब माँ जी सो रही होंगी या फिर कहीं बाहर गई होगी, तब तू यहाँ पर घर में आराम से पढ़ सकती है, और कोई काम रहा तो हम दोनों कर लेंगे। इससे तेरी पढ़ाई रात में करने की जगह दिन में ही हो जाएगी। हाँ मैडम, आप दोनों कितने अच्छे हो, सच में थैंक यू सो मच। अरे वाह, आखिरकार तू ठीक से थैंक यू बोलना सीख ही गई। अब पिंकी उस टाइम टेबल को फॉलो करती है, जिसके बाद उसके जीवन में अच्छा बदलाव आने लगता है। अहम भी पिंकी को खूब मदद करता है, और ये सब देखकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है बेटा? तुझे मैंने पहले भी डांटा था ना कि उस नौकरानी से दूर रहना, तो फिर तू उसमें इतना क्यों घुसा पड़ा रहता है? आखिर क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? ओफो माँ, पिंकी और मैं केवल अच्छे दोस्त हैं। हमारा रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे भाभी और पिंकी का है, और किसी की मदद करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए मैं पिंकी की मदद करता हूँ। पर अहम, मेरी बात तो सुन। ये लड़का भी ना। अहम तनुजा की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब कई साल बीत जाते हैं, और अब पिंकी की भाषा, व्यक्तित्व, चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। फिर एक रोज जब सास की सहेलियां घर पर आती है, तब वो पिंकी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। ओ तेरी, अरे तनुजा, ये तेरी नौकरानी पिंकी ही है ना? हाँ तो, अरे कितनी बदल गई है ये तो। पहले कितने अजीब और फटे हुए कपड़े पहनती थी, और अब देखो मस्त मस्त कुर्ती पहन रही है। ये लीजिए काकी जी, आप सबके लिए स्पेशल मिल्क शेक। अच्छा रख दो पिंकी, हम पी लेंगे। श्योर काकी जी। और बड़ी मैडम, कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना मुझे, तब तक मैं छत की सफाई कर देती हूँ। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। अरे बाप रे, इसका तो बोलने चलने का ढंग भी बदल चुका है। देख तनुजा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि ये लड़की पढ़ लिख कर होशियार बनेगी और फिर तेरे यहाँ पर काम करना छोड़ देगी। हाँ तनुजा, तू अभी से एक नई नौकरानी देखना शुरू कर दे। क्या
अब तनुजा फिर से घबराने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पिंकी की आखिरी कक्षा की फाइनल एग्जाम होती है, उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो एग्जाम ना देकर फेल हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या साहब, ये एंट्री तो गलत है और ये सरासर गलत हिसाब है। कुछ भी मत बक पिंकी, अभी अभी फेल हुई है, फिर भी तेरी होशियारी नहीं गई। डफर कही की। वही तो, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। फोकट में मेरे बेटे और बहू का इसने टाइम बर्बाद कर दिया, ऊपर से काम में नखरे दिखाए वो अलग बात। जाने दीजिए ना माँ जी, आप इसे क्यों सुना रही हो? और ये अपने बलबूते फेल नहीं हुई है, एग्जाम से पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण ये एग्जाम में बैठ ही नहीं पाई, इसलिए फेल हुई है ये। हाँ माँ, और अगर ये एग्जाम दे देती तो पक्का अच्छे नंबर के साथ पास हो जाती। तनुजा पिंकी को ताने दे ही रही होती है कि उतने में अभय अचानक से पिंकी से कहता है, थैंक यू सो मच पिंकी, आज तूने वो किया है जो मैं इतने दिनों से समझ ही नहीं पा रहा था। क्या? हाँ पिंकी, मुझे लगा कि तू यूं ही हवा में बातें बना रही है, लेकिन जब मैंने इसे अभी वापस देखा तब मुझे समझ आया कि ये हिसाब तो सरासर गलत है और मैं तो इसे अब तक सही समझ रहा था, और आज तुम्हारे कारण मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। अरे वाह, शाबाश पिंकी, और आज मुझे यकीन हो चुका है कि तू सच में होशियार बन चुकी है। जिस पिंकी का हम मजाक उड़ाते थे, आज उसी ने यह कमाल कर दिखाया, और मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है पिंकी। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन आज तुमने अपने आप को साबित कर ही दिया कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। थैंक यू सर। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? इतने दिन यहीं पर काम करना है तुम्हें? मतलब मैं कुछ समझी नहीं सर। अरे मेरा मतलब ये है कि यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं, या फिर यहीं पर नौकरानी बनकर रहना है? निकलना तो है सर, लेकिन अब मुझे कौन काम देगा? अब फेल होने के कारण मुझे फिर से 1 साल वापस पढ़ना होगा और उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाऊंगी। तू चिंता मत कर पिंकी, तू अब एक अच्छी जगह पर नौकरी भी कर पाएगी और साथ ही अपनी आखिरी साल की पढ़ाई भी कर पाएगी। क्या? लेकिन कैसे सर? मेरी कंपनी में काम करके। हाँ पिंकी, तुझ जैसे लोग अगर मेरी कंपनी में काम करेंगे तो मेरी कंपनी की खूब तरक्की होगी। क्या? सच में? हाँ पिंकी। ये सुनकर अब तनुजा के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तो बोरा गया है क्या अभय? अगर ये नौकरानी तेरी कंपनी में नौकरी करेगी तो घर के काम क्या तू करेगा क्या? बेवकूफ कहीं का, इस लड़की को इधर ही काम करने दे। नहीं माँ, अब ये जगह इसकी नहीं है, क्योंकि ये अब से बड़ी पोस्ट पर काम करेगी। पहले तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी और उसी वजह से इसे घर काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये पढ़ लिख कर सयानी हो चुकी है, इसलिए अब ये यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। हाँ माँ जी, अब तो अपनी सोच बदली है। हाँ माँ, पहले मैं भी इसके साथ बुरी तरह से पेश आता था, इसका मजाक उड़ाता था, इसे कमजोर भी समझता था, लेकिन इसने एक नौकरानी होकर भी इतने सारे संघर्ष किए और आखिर में कर ही दिखाया। अरे कितनी कमाल की जर्नी है इसकी, इससे तो आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। पर बेटा, नहीं माँ, जब ये लड़की इतनी छोटी जगह से होकर इतना बदल सकती है तो आप तो कितनी अच्छी जगह पर रहती हो, तो आप क्यों नहीं बदल रही? प्लीज माँ, अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। ठीक है अभय, शायद तो सही कह रहा है, तो मुझे माफ कर दे पिंकी, हमेशा मैंने तुझे कम ही समझा है, तेरा तिरस्कार किया, लेकिन आज तूने ही मेरे बेटे को मुसीबत से बचा लिया। धन्यवाद बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच बड़ी मैडम। और आप काम की चिंता मत कीजिए, मेरी एक सहेली है कोमल, वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही काम करती है, तो मैं यहाँ काम पर उसे ही भेज दूंगी। और वैसे भी ये कहाँ जा रही है, बस घर की जगह ऑफिस पर काम करेगी, और जब वहां पर देवर्जी और अभय दोनों रहेंगे तो इसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा,
आप सबने मुझे इतने आगे तक लाया, परिवार की तरह माना, उसके लिए एक और बार बहुत बड़ा दिल से थैंक यू। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पिंकी अभय और एम की कंपनी में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। सोलोनी, तुम जिंदा हो सोलोनी? लेकिन कैसे? अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था? अरे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। ईशान, उस दिन मेरी गाड़ी जब खाई में गिरी तभी सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, खुशकिस्मती से मैं बच गई। क्या? हाँ ईशान, मैं खाई में गिरकर सीधे नदी में चली गई और जहां मुझे एक मछुआरे काकी ने बचाया और अपने साथ लेकर गई। उन्होंने ही मेरा उपचार करवाया, मेरी देखरेख की। मुझे इतने दिनों तक बिल्कुल भी होश नहीं था और अब जाकर जब मुझे होश आया है तब मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई हूँ ईशान, इस उम्मीद के साथ कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है और ये अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। नहीं सोलोनी, वो... अरे सोलोनी बेटा, तुम्हें देखकर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान पूरी तरह टूट चुका था और फिर उसे रितिका मिली। ये दोनों अच्छे दोस्त बने और अब जाकर अपने रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से शादी का नाम देने का तय किया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रितिका, ईशान को ठीक करने के लिए। और ईशान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रितिका और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी। सगाई मुबारक हो ईशान। तभी रितिका सोलोनी से कहती है, अरे नहीं सोलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? ईशान की आंखों में देखो, वो तुम्हें देखकर रो पड़ा है और यही साफ साफ दर्शाता भी है कि ये आज भी तुमसे कितना टूटकर प्यार करता है। और सच्चाई तो ये है कि ईशान की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम दर्ज है। मुझे तो भगवान ने इसकी जिंदगी में बस इसे ठीक करने के लिए भेजा था और अब मेरा काम हो चुका है। ईशान, अब सोलोनी वापस आ गई है, वो सोलोनी जिसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे थे, और अब वही जान तुम्हारी वापस आ गई है। और सबकी भलाई इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? नहीं रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी जाने के बाद ईशान तुमसे प्यार करने लगा है और अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ईशान, तुम ही कह दो अपनी दिल की बात, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है सोलोनी कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कहीं ना कहीं आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रितिका, वो... ओफो ईशान, ये लेकिन वेकिन छोड़ो, इतने परेशान मत हो। हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, बस हमने नादानी में इस रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। चलो अब अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करना, सोलोनी और तुम्हारे एक होने के बाद भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने वादा किया है तुम्हें कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ रितिका, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब जल्दी से मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो, वो शादी जो महीनों पहले अधूरी रह गई थी। हाँ रितिका। अब रितिका ईशान से दूर हो जाती है और सोलोनी और ईशान की शादी का भी मुहूर्त निकाला जाता है। शादी का शुभ मुहूर्त अब सीधे 3 महीनों बाद का है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ईशान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। हाँ सोलोनी, मैं भी खुश हूँ। ईशान चेहरे पर खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में होता है। ये देखो ईशान, मैंने हम दोनों के लिए ये स्मूदी बनाई है, साथ बैठकर पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है सोलोनी। अरे क्या हुआ ईशान, हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं,
पर तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सलोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वह 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकावट सी लग रही है। अरे बाप रे। ठीक है ईशान, तो आज तुम्हें जल्दी सोना होगा। और तुम तो जानते ही हो ना, अगर तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती तो तुम बीमार पड़ जाते हो। हाँ सलोनी, वो तो है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगा। ईशान, हम दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? हाँ सलोनी, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं मरने वाला था, लेकिन रितिका ने मुझे बचाया और उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे सामने नहीं होता। चलो, ये तो अच्छी बात है कि रितिका ने तुम्हारी जान बचाई। खैर, अब ये स्मूदी पी लेते हैं, फिर हमें जल्दी भी तो सोना है। ठीक है सलोनी। वही दूसरी तरफ रितिका अपनी ऑफिस टाइमिंग चेंज करवा लेती है और ये पता चलने पर ईशान काफी हैरान हो जाता है। क्यों रितिका, तुमने नाइट शिफ्ट क्यों ले ली? अरे नहीं ईशान, मुझे सामने से नाइट शिफ्ट दे दी गई है, तो मैं भी क्या करती। अब बॉस के फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन तुम डे शिफ्ट में अच्छे से काम करना और खूब तरक्की करना। वो सब तो ठीक है रितिका, लेकिन अरे रुको ईशान, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, फोन कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? पर रितिका, रितिका। रितिका फोन कट कर देती है। मुझे माफ करना ईशान, मैंने जानबूझकर ही टाइम बदल दिया है ताकि मैं रोज तुम्हारा सामना ना कर सकूं। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना बार बार मैं तुम्हारा सामना करके कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन सलोनी ईशान को एक कैफे में लेकर जाती है और तभी, अरे ये तो वही कैफे है। कौन सा कैफे ईशान? तुम इस कैफे में पहले भी आए हो क्या? हाँ सलोनी, मैं इस कैफे में एक बार रितिका के साथ आया था और तब यहाँ पर इस कैफे में पहली सालगिरह की पार्टी चल रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पर गाना भी गाया था, वो भी बहुत बेसुरा गाना, जिस पर रितिका बहुत हंसी थी। सच में उस दिन तो बड़ा मजा आया था। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ सलोनी, और तुम्हें पता है, रितिका ने ना। वैसे ईशान, तुम ऑर्डर क्या करना चाहोगे? मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने वाली हूँ और यहाँ की फेमस ब्लूबेरी पेस्ट्री भी। ठीक है सलोनी, मैं जरा चेक करके बताता हूँ। ईशान जब बार बार रितिका के बारे में सुनाता है तब सलोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर एक रोज, अरे माँ, सलोनी के वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे रितिका की भी याद आ रही है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। किस्मत ने भी मेरे साथ अजीब खेल खेला है। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतना मत सोच, जाने दे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने रितिका के बारे में बात की, मैं तो अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। फिर मंजरी अपने कमरे में जाकर रितिका को कॉल करती है और तभी, हाँ बोलिए ना आंटी, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर तू इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई बेटा? क्या हुआ है? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा काम अब रात का हो चुका है ना, इसलिए मैं दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ, और शायद इसी के चलते मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही। माफ कीजिए आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलता है। लेकिन बेटा, एक दिल की बात कहनी थी तुझे। हाँ बोलिए ना आंटी। देख बेटा, तूने ईशान को कितनी आसानी से सौंप दिया सलोनी को। तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तू ईशान से प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है। फिर एक पल में ही सलोनी के आने से तेरा प्यार कहाँ चला गया? अरे नहीं आंटी, मैंने ईशान को सलोनी के हवाले नहीं किया है। वो खुद ही सलोनी को देखकर रो पड़ा था और उसके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है
और मैं तभी समझ गई कि सच्चा प्यार तो सिर्फ मैंने ही किया और ईशान को तो बस मुझसे लगाव हो गया था। इसीलिए मैंने अपने प्यार को पीछे रखकर ईशान को उसके प्यार के पास जाने दिया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा। ईशान को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका पुराना प्यार सलोनी है और एक तरफ तुम हो। उसकी हालत भी समझो ना बेटा। अब इन सब बातों को जाने दीजिए ना आंटी, और उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। और आगे से हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात मेरे मिलने की, तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने आऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर जरूर आना। मैं तेरे मनपसंद पकवान बनाऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी ईशान से मिलने आती है, तभी उसकी नजर उसके बटुए पर जाती है जिसमें रितिका की फोटो होती है। ये तो रितिका की फोटो है। एक समय था जहां पर इस बटुए में मेरी फोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रितिका की है। लेकिन ईशान ने इसे निकाला क्यों नहीं? जाने दो, शायद वो भूल गया होगा और मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर रविवार के दिन रितिका मंजरी से मिलने आती है। अरे रितिका बेटा, तू हमसे मिलने आ जाया करना। तू भी तो अकेली रहती है, उतना ही तुझे भी अच्छा लगेगा। वही तो। ठीक है आंटी, मैं जब भी खाली रहूंगी तब मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। तभी वहां पर ईशान और सलोनी आ जाते हैं। लेकिन रितिका को खाना खाते हुए देखकर सलोनी थोड़ी नाखुश हो जाती है। अरे रितिका, तुम यहाँ पर कितने दिनों बाद आई हो और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशान, आओ बैठो ना। आंटी ने खास मेरे लिए मेरी पसंद की डिशेस बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। सब ठीक तो है ना? ईशान रितिका से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सलोनी को पलटकर देखता भी नहीं और वो बाहर चली जाती है। और जब उसे सलोनी के बारे में याद आता है तो वो भी बाहर चला आता है। अरे सलोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी कैब बस आ ही रही होगी। मैं घर जा रही हूँ ईशान। लेकिन क्यों सलोनी, क्या हुआ है? सब लोग तो अंदर है ना, तो चलो तुम भी आकर खाना खा लो। नहीं ईशान, तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है ना, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं चली जाऊंगी घर पर। लेकिन सलोनी, ईशान प्लीज, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा बाबा ठीक है, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हम कल मिलते हैं। ठीक है ईशान। फिर सलोनी कैब में बैठकर चली जाती है और ईशान अंदर आकर सबके साथ एकदम घुल मिल जाता है। अरे क्या हुआ ईशान, सलोनी भी आई थी ना तुम्हारे साथ, तो फिर वो बाहर क्यों चली गई? वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो चली गई। अच्छा। फिर एक दिन सलोनी अपने घर से सबके लिए खीर बना कर लाती है और तभी खीर तो बहुत अच्छी बनी है बेटा। रितिका भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी। उसके साथ भी हमने काफी अच्छा समय गुजारा और अब वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ मंजरी, सच में रितिका भी एकदम अच्छी लड़की थी। उन दोनों की बातें सुनकर सलोनी चुप हो जाती है। अरे सलोनी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई? बात करो ना हमसे। अरे क्या बात करूं आंटी, आप सबकी जबान पर बस रितिका का ही नाम है और मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरे इस घर में तो क्या, आपकी बातों में भी कोई जगह नहीं बची है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी याद आ गई तो बात निकल गई। आप पता है आंटी, कोई बात नहीं, आप खीर खाइए। अब दिन ब दिन सलोनी को ये एहसास होने लगता है कि ईशान की जिंदगी में वो कहीं भी नहीं है और वो तो बस रितिका से ही जुड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ईशान? मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? आज हमारा मूवी डेट पर जाने का प्लान था, याद है ना तुम्हें? हाँ सोलोनी, मैं जानता हूँ,
लेकिन हमें वो प्लान कैंसिल करना होगा, क्योंकि मैं, रितिका और हमारे और 2 दोस्त साथ में एक पार्टी में जा रहे हैं। एकदम लास्ट मिनट पर बन गया ये प्लान और मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, बाय। सलोनी अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईशान सुबह उठता है तब उसे सलोनी का मैसेज आता है। मुझे माफ कर दो ईशान, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ा। जब से मैं लौट आई हूँ तब से मैंने देखा है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ रितिका का ही जिक्र है। तुमने उस दिन तो मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम रितिका से दूर नहीं हो पाए और तुम्हारे मन में मेरे लिए नहीं बल्कि रितिका के लिए जगह है। और शायद ये बात तुम भी अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जितना खुश मेरे साथ रहते हो उससे कहीं ज्यादा खुश तुम रितिका के साथ होते हो। और पिछले कुछ महीनों का ये फासला मैं नहीं भर सकती, क्योंकि वो अब रितिका ने भर दिया है। इसीलिए जो सही है वही करो और इसी फैसले में हम तीनों की भी भलाई है। जाओ ईशान, अपनी खुशी के पास चले जाओ। और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जिंदगी ने कभी अगर हमें मिला भी दिया तो केवल एक दोस्त के नाते ही मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ईशान चौंक जाता है और उसे भी ये एहसास हो जाता है कि वाकई में उसकी खुशी रितिका में ही है। और इस तरह अंत में ईशान और रितिका एक हो जाते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं।